तो ये मूवी स्टार्ट होती एक काली रात से, जहाँ पे तेज बारिश में एक लड़की दूर से भागती हुई दिखाई देती है। ये लड़की रानी होती है जो कि अपने पति से बचकर भाग रही थी। दौड़ते दौड़ते वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और हवलदार से बोलती है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरा पति मुझे मार डालेगा। यहीं पे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और मूवी 2 महीने पहले शिफ्ट होती है। रानी ज्वालापुर से आगरा शिफ्ट हो चुकी है और उसने अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। रानी अब आगरा में पीजी में रहती है और यहाँ उसने अपने पार्लर का काम शुरू कर दिया है। पीजी की जो मालकिन थी उसको हर वीक इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगता था। एक दिन रानी को अर्जेंसी में अपने पीजी से ब्यूटी पार्लर पहुंचना था। जल्दबाजी में वो अपने मैनिकन्स पीजी में ही भूल जाती है। अभी वो कंपाउंडर जो इंजेक्शन लगा रहा था वो देखता है कि रानी अपने मैनिकन्स पीजी में ही भूल गई है। वो उसको मैनिकन्स देने पार्लर चला जाता है। मैनिकन्स तो सिर्फ एक बहाना था, उसको रानी से मिलना था, क्योंकि जब से इस कंपाउंडर ने रानी को देखा था वो तब से रानी से प्यार करने लगा था। रानी अपने मैनिकन्स उस कंपाउंडर से लेती है और पार्लर के अंदर चली जाती है। वो कंपाउंडर पार्लर के बाहर बैठ के रानी का वेट करने लगता है। काफी देर बाद जब रानी फ्री होती है तो वो अपने पार्लर की खिड़की से अब देखती है कि कंपाउंडर अभी भी बाहर ही बैठा हुआ होता है। बारिश भी होने लगती है तो रानी छाता लेकर उस कंपाउंडर के पास जाती है और बोलती है, तुम अभी भी यहीं बैठे हो? वो कंपाउंडर डायरेक्टली रानी से पूछ लेता है, क्या तुम शाम को मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? रानी कंफ्यूजन में कहती है जी, और वो इस जी का मतलब हाँ समझ लेता है। तो रानी से कहता है कि ठीक है, फ्राइडे 6 बजे डन करते। इतने में ही एक और आदमी वहाँ छाते से ढका हुआ आता है और रानी उसे देखते ही समझ जाती कि वो है कौन। रानी उसके पास जाने लगती है। वो होता है ऋषु, रानी का पति और उसका प्यार। दिखाया जाता है कि ऋषु अपनी जिंदगी किस तरह से जी रहा है। एक ट्रैवल एजेंसी गुड्डू ट्रैवल्स के पास आता जाता रहता है क्योंकि उसे थाईलैंड जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए था। वो और रानी इंडिया से बाहर निकल सकें। उसने और रानी ने मिलकर बहुत सारे पैसे भी गुड्डू ट्रैवल्स को दे रखे थे। ऋषु भी आगरा में रेंट से रहता था एक अपाहिज लड़की पूनम के घर पे। पूनम का एक पैर नहीं था और उसे ऋषु से प्यार हो गया था। जब भी वो ऋषु से मिलती थी वो उससे प्यार की उम्मीद करती थी और ऋषु उसे इग्नोर कर देता था। ऋषु और रानी आगरा सिटी में बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से मिल पाते थे क्योंकि ऋषु दुनिया के लिए मर चुका था और यदि कोई भी पुलिस वाला उसे देख लेता तो ये दोनों बहुत बुरी तरह से फंस जाते। और जब भी वो दोनों मिलते वो दोनों एक दूसरे से यही बात करते कि कब वो दोनों खुलकर मिल पाएंगे। ऋषु रानी से कहता है कि ट्रैवल एजेंसी से उसकी बात चल रही है और अगले हफ्ते तक उन्हें पासपोर्ट मिल जाएंगे। फिर फ्राइडे आता है और वो कंपाउंडर जिसका नाम अभिमन्यु था वो तैयार होता है सिनेमा जाने के लिए क्योंकि 6 बजे वहाँ रानी भी आने वाली थी। और उसी टाइम ऋषु रानी के पीजी में पहुँच जाता है और रानी उसे देखकर बहुत खुश होती है। बहुत समय बाद इन्हें ऐसे मिलने का मौका मिला था। और वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु रानी का इंतजार करता हुआ रह जाता है। और रात में जब अभिमन्यु टमाटर देने के बहाने रानी के पीजे में जाता है तो रानी को याद आता है कि आज तो उसे मूवी देखने जाना था अभिमन्यु के साथ। इसीलिए रानी अभिमन्यु को सॉरी बोलती है और अभिमन्यु कहता है कि कोई बात नहीं, हम मूवी देखने तो बाद में भी जा सकते हैं। अगले दिन रानी और ऋषु सब्जी मंडी में मिलते हैं और रानी ऋषु को बताती है कि अभिमन्यु कैसे उसका सिनेमा के बाहर इंतजार कर रहा था। इसी बात के बीच एक चोर रानी का पर्स चुरा के बहुत तेज भागता है और ऋषु उसके पीछे भागता है। लेकिन दौड़ते दौड़ते ऋषु एक जीप के पास पहुंच जाता है और वो पुलिस की जीप थी। पुलिस को देखते ही चोर और ऋषु दोनों यू टर्न ले लेते हैं क्योंकि ऋषु भी तो पुलिस से बचता हुआ फिर रहा था। और तभी उस पुलिस की जीप से उतरता है इंस्पेक्टर किशोर, जिसने कि इस केस को सुलझाने के लिए पूरी जी जान लगा दी थी। और रानी भी उस पुलिस को देखकर अपने पीजी की ओर भागने लगती है। इंस्पेक्टर किशोर रानी का पर्स लौटाने के लिए उसके पीजी पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर किशोर उसका पर्स लौटाते हुए रानी से कहता है कि देखो, एक बार फिर हमें भगवान ने मिला दिया। इंस्पेक्टर रानी को पर्स लौटाते हुए कहते हैं कि उन्होंने भी दिनेश पंडित की कसौली का कहर वाली नोवेल पढ़ ली है। उनको पता चल गया है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि पार्ट 1 में ऋषु और रानी ने जिस तरह से खुद को बचाया वो तरीका इन्होंने कसौली का कहर वाली नोवेल से ही लिया था। अब रानी और ऋषु फिर से सतर्क हो गए थे क्योंकि आगरा पुलिस अब रानी के हर कदम पर नजर रख रही थी। अब वो दोनों फोन पर भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस उनकी डिटेल्स निकाल सकती है। इसीलिए एक दिन ऋषु आगरा की कचरन की गाड़ी पर अपना मैसेज लिखकर भेजता है जिसमें दिनेश पंडित की किताब की एक शायरी लिखी होती है और रानी उसे पढ़ते ही समझ जाती है कि मैसेज ऋषु ने उसके लिए भेजा है। इसी रात वो वहाँ के नज़दीक पीसीओ एसटीडी के यहाँ पहुँच जाती है। वहाँ ऋषु का कॉल आता है और वो दोनों कई दिनों बाद बात कर रहे होते हैं।
रिशु रानी से कहता है कि अब हम दोनों को बहुत सतर्क रहना होगा और हो सकता है कि पुलिस तुम्हें पूछताछ करने के लिए भी बुलाए। अगले दिन ऐसा ही होता है। रानी को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाता है और पुलिस उससे पूछती है कि ये नैतिक वर्मा नाम का लड़का कौन है जिससे तुम घंटों बात करती हो। रिशु रानी को नकली नाम से फोन करता था और वो नाम नैतिक वर्मा था। रानी बात को घुमा देती है और कहती है कि उस लड़के ने उसे अपना नाम राहुल बताया था और उन दोनों में दोस्ती बढ़ी रही थी कि एक दिन उसकी पत्नी का फोन आया और तभी से उसने राहुल यानी कि नैतिक को फोन करना बंद कर दिया। तभी वहाँ डीजीआई मृत्युंजय पासवान आता है और अब वो इस केस को हैंडल कर रहा होता है। सबसे पहले वो रानी को बताता है कि वो है कौन। वो नील का सगा चाचा है और वो नील का बदला लेने के लिए आया है। रानी से कहता है कि रिशु को कह देना उसके मोंटू चाचा उसे छोड़ेंगे नहीं। यही सुन के रानी वहाँ से चली जाती है। पुलिस रिशु को ढूंढते ढूंढते गुड्डू ट्रेवल्स तक पहुँच जाती है। देखकर रिशु समझ जाता है कि उनके सारे पैसे अब बर्बाद हो चुके हैं जो उन्होंने उस ट्रैवल एजेंसी को दिए थे और उन्हें उनके पासपोर्ट अब किसी भी हालत में नहीं मिलने वाले। फिर पुलिस पूनम के घर भी पहुंच जाती है जहां रिशु किराए से रहता था। क्योंकि पूनम रिशु से प्यार करती थी तो वो रिशु के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है और पुलिस वहां से चली जाती है। लेकिन पूनम को अब रिशु पे शक हो गया था कि रिशु ने ऐसा किया क्या है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। ये सब देखकर रिशु और रानी अब बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। रिशु कहता है कि अब वो पुलिस को सरेंडर कर देगा लेकिन रानी कहती है कि नहीं, भी एक रास्ता है। कहती है कि वो कंपाउंडर अभिमन्यु से शादी करेगी जिससे पुलिस का शक कम हो जाएगा। धीरे धीरे ये केस भी क्लोज हो जाएगा। रिशु के मना करने पर भी रानी कंपाउंडर से शादी कर लेती है। रानी ने रिशु से शादी तो कर ली थी पर वो उससे थोड़ा दूर दूर रहती थी और एक दिन फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में रानी से रिशु का नाम निकल जाता है। अब अभिमन्यु को पता चल चुका था कि रिशु अभी जिंदा है और इसीलिए अभिमन्यु रानी से कहता है कि उसे रिशु से मिलना है और वो तीनों फिर मिलते हैं और यहाँ से स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न शुरू होते हैं। अभिमन्यु रिशु से कहता है कि वो रानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसीलिए वो इन दोनों का इंडिया से बाहर जाने में हेल्प करेगा। कहता है कि वो उन दोनों के लिए पासपोर्ट का अरेंजमेंट करवा देगा। रानी और रिशु दोनों एग्री कर लेते हैं पर कहीं ना कहीं रिशु को अभिमन्यु पे बहुत ज़्यादा शक होता है। उन दोनों के पास इस टाइम और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो दोनों अभिमन्यु पे भरोसा करते हैं और इस प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं। अभिमन्यु रिशु से कहता है कि तब तक तुम मेरी क्लिनिक पे रहो जब तक मैं पासपोर्ट का अरेंजमेंट नहीं करवा देता हूँ। रिशु को उसकी क्लिनिक में छोड़कर रानी के पास चला जाता है। रानी से कहता है कि कुछ टाइम बाद तो वो इंडिया से चली जाएगी तो क्या एक लास्ट बार वो उसके साथ बाहर घूमने चलेगी। रानी मान जाती है क्योंकि अभिमन्यु उन दोनों की इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा था। देर बाद अभिमन्यु की क्लिनिक पर पूनम पहुंच जाती है रिशु का पीछा करते करते। वो रिशु को ब्लैकमेल करती है कि उसके साथ चले नहीं तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी और रिशु पूनम से कहता है कि वो उसे 3 महीने का टाइम दे, उसके बाद वो उसके पास आ जाएगा हमेशा के लिए। पूनम वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक और इंसान वहाँ पर आता है और रिशु उसे नहीं जानता था। कौन है वो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। और कुछ टाइम बाद अभिमन्यु रिशु के लिए खाना लेकर उसी क्लिनिक पर पहुँचता है। उसे पूछता है कि यहाँ पर कोई आया था क्या और रिशु उसे मना कर देता है। लेकिन तभी उसे नीचे मिट्टी और चप्पल के निशान दिखते हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ पे कौन आया था। तो रिशु अभिमन्यु को नहीं बता रहा। अभिमन्यु रिशु से कहता है कि उस इंसान का नाम लल्लन है और वो अभिमन्यु को बहुत टाइम से ब्लैकमेल कर रहा है, इसीलिए वो टाइम टू टाइम अभिमन्यु के पास पैसे लेने के लिए आता था। और यहाँ अभिमन्यु रिवील करता है कि उसने उसके चाचा और उसकी पूरी फैमिली को किस तरह से मारा था। उसने लल्लन से एक जहरीला सांप मंगवाया था और उसने उससे अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को मार दिया था। उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसके चाचा ने उसके हिस्से की प्रॉपर्टी कब्जे में कर रखी थी और ये बात रिशु को पता चल गई थी और उसे लगा कि अभिमन्यु हो सकता है कि रानी को भी नुकसान पहुंचाए और रिशु अभिमन्यु पर हमला कर देता है। लेकिन अभिमन्यु रिशु को धक्का देकर गेट लॉक करके रानी के साथ घूमने चला जाता है। रानी और अभिमन्यु जब घर आते हैं तो रानी को अपना कवर्ड खोलकर दिखाता है। उस कवर्ड में दिनेश पंडित की सारी किताबें रखी होती हैं। इसका मतलब ये था वो भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा फैन था। उसी एक किताब से इंस्पायर होकर उसने सांप का यूज़ करके उसके फैमिली मेम्बर्स को मरवाया था। कहानी अब यहाँ से सीधे कट होकर स्टार्टिंग वाले सीन पर पहुँचती है जहाँ मैंने बताया था कि रानी भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुँचती है और कहती है कि उसका पति यानी कि अभिमन्यु उसे मार देगा। डीजीआई मृत्युंजय कहता है कि तुम तो यहाँ पर सेफ हो तो किसे मार देगा। तो रानी कहती है कि रिशु को प्लीज़ उसे बचा लीजिए।
अब पुलिस को लगता है कि फाइनली ऊँट पहाड़ के नीचे आया है और अब केस सॉल्व हो चुका है। जीआई इंस्पेक्टर किशोर को अभिमन्यु के घर भेज देता है। जैसे ही पुलिस अभिमन्यु के घर पहुंचती है तो ना तो उसे रिशु मिलता है और ना ही अभिमन्यु। तभी किशोर को फोन आता है कि आगरा में एक जगह पर 2 जनों की लाश मिली है। पुलिस को लगता है कि वो दोनों रिशु और अभिमन्यु ही होंगे, तो वो रानी को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर पता चलता है कि वो बॉडीज अभिमन्यु और पूनम की है, यानी कि रिशु फिर से पुलिस से बच निकला था। पुलिस वाले अब रानी को 3rd डिग्री देते हैं और इतना मारते हैं कि पूरी मीडिया में खबर फैल जाती है। और उनका प्लान भी यही था कि रानी को पिटते देख रिशु सामने ज़रूर आएगा, और होता भी वैसा ही है। रिशु एक वीडियो बनाकर बोलता है कि वो 3 दिन बाद सरेंडर करेगा रेलवे ब्रिज पर रात 8 बजे। तभी जब रानी उसके पास चलकर आएगी, उसको यकीन हो जाएगा कि रानी सेफ है और पुलिस एग्री कर लेती है और उस रेलवे ब्रिज पर तैयारी शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें पता था कि रेलवे ब्रिज के नीचे यमुना नदी में मगरमच्छ हैं, तो वो पानी के नीचे कूदने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रिशु रेलवे ब्रिज पर होता है और पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेर लेती है। वो रानी को पहले रिशु के पास भेजते हैं और रानी के वहां पहुंचते ही पुलिस वाले भी उसके नज़दीक आ जाते हैं। लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर बिना इंस्ट्रक्शंस के रिशु और रानी की तरफ बढ़ने लगता है। वो इंस्पेक्टर किशोर की कमांड भी नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है, और पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी में अभिमन्यु होता है। और ये देखकर पुलिस शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये लाश किसकी थी। अभी सब देखते हैं कि अभिमन्यु गन उठाता है और रिशु पर तान देता है। रानी को पाना चाहता था और उन दोनों में वहां पर लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से वो तीनों पानी में गिर जाते हैं और पुलिस एक बार फिर से रिशु को पकड़ने में नाकामयाब होती है। और डीजीआई इंस्पेक्टर एक मीटिंग बुलाता है और कहता है किस कदर हमें बेवकूफ़ बनाया गया है और वो सारा गेम समझ चुका है। वो कहता है कि जब रिशु अभिमन्यु के क्लिनिक में कैद था तो उसके सामने कैमरे में एक फुटेज कैद हुई है। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो पूनम रिशु से मिलने जाती, बाद में लल्लन, जो कि टाइम टू टाइम अभिमन्यु के क्लिनिक में आता रहता था, वो जाता है। तो जो 2 लाश उन्हें उस दिन मिली थी वो पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए थी, और वो पूनम और लल्लन की थी। एक पूनम थी जिसे रिशु का सच पता था और एक लल्लन था जिसे अभिमन्यु का सच पता था, और दोनों को मारकर रिशु और अभिमन्यु को फायदा हुआ। उसके बाद उन्हें एक और सीसीटीवी फुटेज मिलती है अभिमन्यु के घर के सामने वाली। ये उस रात की थी जब रानी उसके पति से बचते हुए पुलिस स्टेशन आई थी। फुटेज में दिखाया जाता है कि अभिमन्यु और रानी 7 बजे उसके घर पहुंचे और फिर एक आदमी उनके घर आया जो कि अभिमन्यु था। उसके बाद रानी उस घर से निकलती है जहाँ पे वो भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचती है। फिर फुटेज में दिखता है कि थोड़ी देर बाद अभिमन्यु और रिशु से निकलते हैं एक बाइक पर, यानी कि ये उन तीनों का प्लान था, क्योंकि उन तीनों को ही पुलिस से बचना था। रेलवे ब्रिज से कूदेंगे, पर रेलवे ब्रिज से कूदकर ये तीनों मगरमच्छ से कैसे बचे ये पुलिस को अभी भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस केस को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसीलिए डीजीआई के सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि इस केस को क्लोज कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि 6 महीने बाद अभिमन्यु और रानी हिमाचल के एक गांव में रह रहे होते हैं, केसर नाम के, जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात पानी में क्या हुआ था। उनको ये लग रहा था कि उस रात रिशु को मगरमच्छ ने खा लिया था, क्योंकि रिशु की आखिरी झलक उसने यही देखी थी। लेकिन सच अभिमन्यु ही जानता था, क्योंकि उसने रानी को पाने के लिए रिशु को थोड़ा सा धोखा दिया था। उसने जानबूझकर रिशु को पानी की ओर, मगरमच्छ की ओर धकेल दिया था, ताकि रिशु को मगरमच्छ खा ले और वो रानी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। लेकिन फिर 6 महीने बाद रानी को एक क्लू मिलता है, उसमें एक शायरी लिखी हुई मिलती है। वैसा ही मैसेज था जैसे कि रिशु रानी को करता था। इसका मतलब ये था कि रिशु अभी जिंदा था। उस मैसेज में रिशु ने रानी को मंदिर के पास मिलने बुलाया था, और मंदिर के पास बुलाकर उसने रानी को सब कुछ बता दिया था, कैसे अभिमन्यु ने उसको मारने की कोशिश की थी। रानी ने प्लान बनाया अभिमन्यु को पुलिस से पकड़वाने का। उसने दिनेश पंडित की मगरमच्छ का सिकंजा वाली बुक डीजीआई मृत्युंजय को भेज दी। इस किताब के सिर्फ 3 प्रिंट थे, इसकी वजह से किसी ने भी ये किताब पढ़ी नहीं थी। मृत्युंजय ने जब ये किताब पढ़ी तो उसे समझ आ गया कि वो तीनों कैसे कर भागे थे। रानी ने उस किताब में उसका एड्रेस और देवसर का नाम भी लिखा था, जिससे कि वो वहां पहुंच सके। उसी समय वो अभिमन्यु को भी वो झरने वाली जगह पे बुला लेती है। एक तरफ वहां पुलिस आ गई थी और दूसरी तरफ अभिमन्यु था, और रानी के पीछे खाई में गिरता हुआ झरना था।
वो अभिमन्यु से कहती है कि तुम उसको कभी भी नहीं पा सकते और यह कहकर वो वहाँ से कूद जाती है और पुलिस अभिमन्यु को कैद में ले लेती है। और जब रानी उस झरने से बाहर निकलती है तो वो एक जुलूस में मिक्स हो जाती है और वहाँ ऋषु उसका वेट कर रहा था और दोनों लवर्स मिल जाते। मूवी की एंडिंग में बहुत बड़ा रिवील हमें देखने को मिलता है। अभिमन्यु के पास दिनेश पंडित की इतनी सारी बुक इसलिए थी क्योंकि दिनेश पंडित उसके पिता थे। मूवी यहीं एंड हो